हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी 18 जून के थर्ड शिफ्ट का टोटल जीके का क्वेश्चन है। इस चैनल पर आपको 100% एनालिसिस कराया जाता है। इस वीडियो का पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। कुछ शिफ्ट में जो है क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। आपको इस वीडियो को देखने पर और जो वीडियो का एनालिसिस हो रहा है और जो कुछ अदर फैक्ट्स भी बताया जा रहा है, उसमें आपको काफ़ी जो आने वाले शिफ्टों में भाइयों का एग्ज़ाम है उसमें उनको काफ़ी मदद मिलेगा। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन दिया है, द फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी इज क्या होगा। तो पीसीबी का फुल फॉर्म बताना है। तो पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 1921 में नए राजाओं या राजकुमारों के लिए किस सभा का गठन किया गया था। तो 1921 में नए राजाओं या राजकुमारों के लिए आपको नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था। और इसके बारे में जानते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर बीकानेर के कौन थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर बीकानेर के थे आपको महाराजा गंगा सिंह थे। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। अगला क्वेश्चन है, सशक्त सेना चिकित्सा सेवा यानी DGAFMS की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। तो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आपको सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। कौन बनी है? सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को 46वें DGAFMS के रूप में पदभार ग्रहण किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली महिला अधिकारी बनी है, ठीक है। DGAFMS सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्पावर्ड आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। अगर सेना के बात कर ले तो अगर केवल सेना का बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर 1 अगस्त 2024 को चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है और वह किस पार्टी से संबंधित हैं। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान उप मुख्यमंत्री आपको सुरेंद्र कुमार चौधरी है। कौन है? सुरेंद्र कुमार चौधरी है, जो आपको JKNS पार्टी से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंधित हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम आपको महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। इसके बारे में देख लेते हैं, कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण किए थे। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ये गलत को जो ऑप्शन में दिया था उसमें से आपको एक ये दिया था, तो बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता बढ़ती है, ठीक है। तो सही तथ्य इसके बारे में हम जानते हैं। सही तथ्य है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता क्या है? घटती है। तो यही कथन जो था आपको गलत था, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है। धात्विकता कब बढ़ती है? ऊपर से नीचे जाने पर। और बाएं से जाने पर धात्विकता जो है घटती है। अगला क्वेश्चन दिया था कि 1857 की क्रांति में किसने बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्राओं को जोड़ा था। तो 1857 की क्रांति में बिठूर से लखनऊ और दिल्ली तक की यात्राओं और विद्रोही गतिविधियों को जोड़ने का श्रेय मुख्यतः नाना साहेब पेशवा और उनके सहयोगी तात्या टोपे को जाना जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहेब पेशवा और उनके सहयोगी तात्या टोपे को। नाना साहब ने बिठूर को क्रांति का केंद्र बनाया था और वहीं से तात्या टोपे
अजीमुल्ला खां आदि के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाई गई, जो कानपुर, लखनऊ और दिल्ली तक फैली। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार का संयुग्म है? तो NH3 अमोनिया एक क्षार है, और जब यह एक प्रोटॉन ग्रहण करता है तो यह NH4 अमोनिया आयन बनाता है, जो इसका संयुग्म अम्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दूरसंचार को विनियमित रेगुलेट करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो दूरसंचार को विनियमित रेगुलेट करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना आपको 1997 में की गई थी। विशेष रूप से 20 फरवरी 1997 को TRAI की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो आपको, इसका वर्ष क्या है, 1985 से 90 है। सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में आयुध कारखाना दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो हाल ही में जो आयुध कारखाना दिवस आपको कोलकाता के पास कोसीपुर में आयोजित किया गया था, और यह किस तारीख को हुआ था आपको? 18 मार्च को यह हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता के पास कोसीपुर में। यह दिवस भारत में पहली बार आयुध फैक्ट्री के स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 18 मार्च 1802 को यह शुरू हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, In which season of Congress was the demand for establishment for higher administrative posts? कांग्रेस के किस अधिवेशन में उच्च प्रशासनिक पदों की स्थापना की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उच्च प्रशासनिक पदों की स्थापना की मांग की गई थी। यही आपसे बात कर ले कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको 1885 में, और कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित क्रांति से पहले गेहूं की आपूर्ति के लिए पूर्व के देशों द्वारा कौन सा स्कीम चलाया गया था? तो हरित क्रांति से पहले भारत में गेहूं की आपूर्ति के लिए अमेरिका द्वारा PL यानी पब्लिक लॉ 480 स्कीम चलाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा PL, पब्लिक लॉ 480। और कहाँ पर? अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। इस योजना के तहत 1965 से 66 में भारत ने अमेरिका से बड़ी मात्रा में गेहूं आयात किया था, जिससे देश की खाद्यान्न समस्या को तात्कालिक राहत मिली थी। अगला क्वेश्चन दिया है, शीतकाल में जेट धाराओं की दिशा किधर से किधर होती है? तो शीतकाल में जेट धाराओं की दिशा जो है मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। कहाँ से होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। और इसके बारे में जानते हैं, भारत में शीतकाल के दौरान उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं सक्रिय रहती हैं, जो पश्चिमी विक्षोभों को लाती है, और उनकी दिशा भी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अगला है कि गद्दी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो गद्दी जनजाति जो आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या था? तो इसका थीम था पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ये आपका था सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी। और इसके बारे में जानते हैं, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया था। पहला शिखर सम्मेलन 2001 में आयोजित किया गया था। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2001 में आयोजित किया गया था। वही बात करते हैं, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 जो है 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 6 मार्च 2025 को किया था। तो आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बौद्ध धर्म में धम्म किससे संबंधित है? ये पिछला वीडियो भी हमने बताया था। बौद्ध धर्म में धम्म किससे संबंधित है? तो बुद्ध की शिक्षाओं, नैतिक व्यवस्था और सच्चाई का प्रतीक। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। और सम्राट अशोक द्वारा दिया गया धम्म मुख्य रूप से नैतिक और धार्मिक आचरण से संबंधित है। इसमें अहिंसा, सत्य, दया और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान जैसे सिद्धांत शामिल है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने राज्य में धम्म का प्रचार किया। यह भी आपसे पूछ सकता है कि कौन से सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने राज साम्राज्य में धम्म का प्रचार किया? तो आपको सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन दिया है, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से सही कथन बताना है। तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बाकू अजरबैजान हाल ही में किसकी मीटिंग हुई थी? बाकू अजरबैजान हाल ही में किसकी मीटिंग हुई थी? तो बाकू अजरबैजान यानी अजरबैजान की जो राजधानी आपको बाकू है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बैठक की आयोजित हुई थी। ठीक है, यह सम्मेलन आपको 11 से 22 नवंबर 2024 तक हुआ था, जिसमें आपको जलवायु परिवर्तन, जलवायु वित्त और वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इसका अपडेट भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका अपडेट भी याद रखिएगा। और राइट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यानी सनलाइट ऑन ए ब्रोकन कॉलम इज ए नोवेल बाय उपन्यास, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको अतिया हुसैन के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है, अतिया हुसैन। और यह कब प्रकाशित हुआ था आपको? तो 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, किस भारतीय फिल्म को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ठीक है, आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो लापता लेडीज। ठीक है, लापता लेडीज। इसके निर्देशक कौन थे? किरण राव हैं। इसके निर्देशक किरण राव है। और इसके बारे में जानते हैं, ऑस्कर या अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? ये अगला शिफ्ट में पूछ भी सकता है कि ऑस्कर या अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म भारतीय फिल्म कौन सी थी आपको? तो महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया थी। कब? 1957 में यह हुई थी। उसके बाद इस तथ्य के बारे में जानते हैं कि अभी तक 10 भारतीयों ने ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से भानु अथैया ने 1982 में गांधी फिल्म के लिए पोशाक डिजाइन श्रेणी के लिए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। ए.आर. रहमान ने 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। केवल 3 भारतीय फिल्में मदर इंडिया 1958, सलाम बॉम्बे 1989 और लगान 2001 ने ऑस्कर पुरस्कार के नामांकित अंतिम सूची में जगह बनाई थी। ये 3 फिल्में कौन कौन? मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। अगला क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस के कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा को भारत में करने की मांग की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को भारत में आयोजित करने की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। वही आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन यानी कलकत्ता में कब हुआ था आपको? 1886 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में आपको? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन दिया है, 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ में शामिल किया गया था आपको? तो पौंडीचेरी को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है।
इसके बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है या जरूरत पड़ने पर नए चुनाव कराए जा सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत रखने वाले किसी अन्य सदस्य को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस शहर में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आपको फ्रांस के मार्सिले शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। तो फ्रांस के मार्सिले शहर में। अगला क्वेश्चन